So what are we going to do is that we will take the revision of all the formulas जो हम लोग ने पोर्टफोलियो में किए. This is one video जहाँ पे आप पोर्टफोलियो के जितने भी फॉर्मूलाज है you can cover up all the formulas. ये आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी हेल्प करेगा. So what am I going to do that I will take all the formulas in the flow. जिस हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ते हैं उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला करेंगे in the flow itself. So the first formula that we understood in portfolio management was calculation of returns. So किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न्स हम लोग निकालते हैं P1 that is ending value minus P0 that is the beginning value plus I that is income earned during the period upon P0 into 100. इसी को हम लोग रिटर्न्स बोलते हैं. इसी को हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स भी बोल सकते हैं. दैट इज HPR. अभी इसी को अगर मुझे एनुअलाइज करना है, मतलब मुझे सिंपल एनुअलाइज रिटर्न निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स को मैं 12/n से एनुअलाइज कर दूंगा. सो मेरे पास सिंपल एनुअलाइज रिटर्न्स आ जाएगा. राइट, दिस इज द वे आई कैलकुलेट रिटर्न्स. एक और तरीका है रिटर्न्स निकालने का, कंपाउंडेड रिटर्न. तो मैं हम लोग कंपाउंडेड रिटर्न्स कैसे निकालते हैं, अपना टाइम वैल्यू का फॉर्मूला दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁻t. राइट, तो उससे अपने को आ जाता है फ्यूचर वैल्यू. तो इस तरीके से आप 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स निकाल सकते हो, कंपाउंडेड रिटर्न, सिंपल एनुअलाइज रिटर्न और होल्डिंग पीरियड रिटर्न. ये होता है ईयरली रिटर्न. अब इसको अगर मुझे मल्टीपल पीरियड का रिटर्न निकालना है तो हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज रिटर्न. सेकंड पार्ट इज द स्टैटिस्टिक्स, दैट इज व्हाट आई कॉल. सो ये स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं सबसे पहले मीन, दैट इज x बार which is nothing but if you remember summation of x को एवरेज आउट कर देते हैं डिवाइडेड बाय n से. राइट, और ये पास्ट डेटा के बेसिस पे होता था. आप फ्यूचरिस्टिक डेटा के बेसिस पे भी, पास्ट के डेटा के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं रियलाइज्ड. राइट, फ्यूचर के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड. अभी यही मैं रिटर्न्स एक्सपेक्टेड के बेसिस पे भी निकाल सकता हूँ, जहां पे आपको यूज करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का. पास्ट में प्रोबेबिलिटी का जरूरत है बिकॉज दैट इज सर्टेन. सो दिस इज द डेटा विदाउट प्रोबेबिलिटी, और विद प्रोबेबिलिटी वाला भी हम लोग फॉर्मूलाज निकालेंगे सेम चीज का. तो विद प्रोबेबिलिटी में एवरेज रिटर्न ऑफ x कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी से हर x को मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, उनका समेशन कर दूंगा, डिवाइड बाय n करने की जरूरत नहीं. ये आ गया मेरा रिटर्न्स. वैसे ही मुझे रिस्क भी निकालना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, रिमेंबर द फॉर्मूला, हाउ डू वी राइट इट, x - x बार. उसका फिर हम लोग स्क्वायर करते थे माइनस का प्रॉपर्टी हटाने के लिए, उसका समेशन कर देते थे, उसको एवरेज आउट कर देते और फिर हम लोग स्क्वायर रूट कर देते थे ताकि स्क्वायर वापस चले जाए. राइट, इससे अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मिलता है. यही अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाले में करने जाऊं तो x - x बार द होल स्क्वायर, लेकिन हर बार इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का है. ये पूरे का हम लोग समेशन करते थे और फिर उसको डिवाइड बाय n करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते थे. राइट, तो अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाता था. देन दो सिक्योरिटीज के बीच में अगर कोवेरिएंस निकालना है तो x - x बार इंटू y - y बार, ये जो भी होता था ये पूरे का हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसका समेशन निकाल लेते थे और उसको एवरेज आउट कर देते थे. वैसे ही अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो तो कोवेरिएंस x y में निकालूं तो मैं क्या करता था, x - x बार इंटू y - y बार करता था और इसको हर बार प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करता था और ये पूरे का समेशन, इसको डिवाइडेड बाय n करने की जरूरत नहीं, ना स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत है क्योंकि मैंने स्क्वायर ही नहीं किया. राइट, हाँ, लेकिन कोवेरिएंस का एक तकलीफ, कोवेरिएंस अपने को क्या बताता है, दोनों स्टॉक में मूवमेंट कैसा है, साथ में है या नहीं, बट दैट्स इट. कोवेरिएंस जस्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डायरेक्शन बट इट डज नॉट गिव द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन. व्हाई, बिकॉज कोवेरिएंस का रेंज होता है -∞ से +∞ तक एनीथिंग. तो कोवेरिएंस आप रीड आउट नहीं कर सकते. इसके लिए इसका एक बेटर वर्जन हम लोग निकालते हैं, कोरिलेशन XY, कोरिलेशन या RXY, दैट इज नथिंग बट कोवेरिएंस का स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन, कोवेरिएंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y. इससे क्या हो जाता है, इससे मेरा कोरिलेशन रेंज बाउंड हो जाता है -1 से 0 से +1. तो -1 का कोरिलेशन मुझे बताएगा कि स्टॉक 100% रिस्की नहीं है, मतलब डाइवर्सिफाइड है. +1 पे दे आर रिस्की, दोनों का मूवमेंट साथ में है और टू द सेम एक्सटेंट. सो दैट इज व्हाट कोरिलेशन हेल्प्स मी. -1 में दोनों का मूवमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है. रियल लाइफ में आपको कोरिलेशन स्टॉक्स के मिलेंगे समवेयर बिटवीन -1 और +1. तो यहाँ पे मैं कोरिलेशन XY, स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड y, इसी को अगर मैं ट्विस्ट करूं तो मैं कोवेरिएंस XY भी निकाल सकता हूं कोरिलेशन से, दैट इज कोरिलेशन XY इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन x इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन y. दिस इज द वे आई रिमूव ऑल द स्टैटिस्टिक्स. ये सब स्टैटिस्टिक्स को हम लोग ने क्यों निकाला, बिकॉज वी वांटेड टू रिमूव पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क. तो मैं पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला इज नथिंग बट वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज, वेट ऑफ A इंटू रिटर्न ऑन A प्लस वेट ऑफ B इंटू रिटर्न ऑन B. ऐसे मैं पोर्टफोलियो रिटर्न निकालता हूँ. लेकिन जब मैं पोर्टफोलियो रिस्क पे आता हूँ तो आई नो कि मैं रिस्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन वैरिएंस. हम लोग उसको स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं. तो पहले वैरिएंस सबका निकालते हैं, वेट ऑफ A स्क्वायर, वैरिएंस ऑफ A
प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर वैरिएंस ऑफ बी। लेकिन इंडिविजुअल रिस्क के अलावा देयर इज आल्सो वन थिंग दैट इज जॉइंट रिस्क, जिसकी वजह से हम लोग ने कोवेरिएंस पढ़ा। तो जॉइंट रिस्क को हम लोग कैसे निकालते हैं, 2WA WB कोवेरिएंस AB, और ये पूरे का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि रिस्क इज ऑलवेज रिमूव्ड इन वैरिएंस बट कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, यहाँ पे अब मेरे को पता है कि मैं कोवेरिएंस के बदले आई कैन राइट कोरिलेशन का फॉर्मूला आल्सो। सो माय फॉर्मूला बिकम्स वेट ऑफ A स्क्वायर वैरिएंस ऑफ A प्लस वेट ऑफ B स्क्वायर वैरिएंस ऑफ B प्लस 2WA WB। कोवेरिएंस के बदले में आई विल राइट कोरिलेशन AB स्टैंडर्ड डेविएशन A स्टैंडर्ड डेविएशन B। ऐसे करूंगा तो आई विल गेट द फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला कोवेरिएंस के जगह पे आई कैन रिप्लेस इट विद द कोरिलेशन का फॉर्मूला, राइट। ये हो गया पोर्टफोलियो का प्रॉपर्टी। 2 स्टॉक्स का रिटर्न, 4 स्टॉक का रिटर्न, 10 स्टॉक का रिटर्न निकालना इजी है, सिर्फ वेट्स और इंडिविजुअल रिटर्न मिला। लेकिन जब मैं स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रिस्क निकाल रहा हूँ, मल्टीपल स्टॉक्स होंगे तो वहां पे मेरे को इंडिविजुअल रिस्क तो सबका मिलेगा ही, लेकिन कोवेरिएंस के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कोवेरिएंस कॉम्बिनेशन के लिए मुझे क्या करना है, कोवेरिएंस कॉम्बिनेशन के लिए आई कैन रिमूव इट बाय n into n-1/2। उससे मुझे कोवेरिएंस के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे अगर 2, 3, 4, 5 सिक्योरिटीज है तो। अभी इसी स्टैंडर्ड डिवीजन के मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर कोरिलेशन -1 है तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा, विच इज नथिंग बट वेट ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ A माइनस वेट ऑफ B इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ B, राइट। मेरे को पूरा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो A माइनस B द होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा। वैसे ही अगर कोरिलेशन +1 है, राइट, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो A प्लस B हो जाता है, दैट इज वेट ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ A प्लस वेट ऑफ B इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ B। रिमेंबर दैट -1 के कोरिलेशन पे आपका रिस्क 0 हो सकता है, आपको 100% डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे +1 के कोरिलेशन पे कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर आपका कोरिलेशन 0 है तो वहां पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच इज नथिंग बट वेट ऑफ A स्क्वायर वैरिएंस ऑफ A, ये पूरे का स्क्वायर कर लो, प्लस वेट ऑफ B वैरिएंस ऑफ B का स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर रूट कर लो, एक ही चीज हो जाता है। तो यहाँ पे द रिस्क विल बी समवेयर बिटवीन 0 एंड 100%। ये पोर्टफोलियो का प्रॉपर्टी था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस हिसाब से अपने को पोर्टफोलियो बनाना है। और अपने को एक और चीज पता है कि -1 के कोरिलेशन पे आपका पोर्टफोलियो रिस्क तो 0 हो ही सकता है, और +1 के कोरिलेशन पे भी आपका पोर्टफोलियो का रिस्क 0 हो सकता है। यहाँ पे -1 के कोरिलेशन पे एट पॉजिटिव वेट्स, +1 के कोरिलेशन पे भी आपका पोर्टफोलियो रिस्क 0 हो सकता है। एट नेगेटिव वेट्स दैट इज नथिंग बट शॉर्ट सेलिंग, दैट इज व्हाट आई केम टू नो। बट मुझे पता चला कि पोर्टफोलियो रिस्क मतलब पूरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, रिस्क 0 करने के लिए सिर्फ पोर्टफोलियो का इंडिविजुअल रिस्क जरूरी नहीं है, उसके अलावा आई आल्सो नीड टू नो द वेट्स। तो मैं वहां पे वेट्स निकालता हूं, दैट इज MVP। तो MVP से मुझे वेट ऑफ A मिलेगा, दैट इज नथिंग बट वैरिएंस ऑफ B माइनस कोवेरिएंस AB अपॉन वैरिएंस ऑफ A प्लस वैरिएंस ऑफ B माइनस 2 कोवेरिएंस AB। रिमेंबर इसका हम लोग ने डेरिवेशन किया है, तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो जहां पे इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग ने निकाला है। तो मुझे पता है कि -1 के कोरिलेशन पे और MVP के वेट्स पे आई विल गेट अ पोर्टफोलियो वेयर द रिस्क इज मिनिमम, और 100% डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है। पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ से मुझे पोर्टफोलियो बनाने का, हाउ टू मेक द बेस्ट पोर्टफोलियो इज व्हाट आई केम टू नो। सो नाउ व्हेन आई हैव अवेयर अबाउट ऑल द स्टैटिस्टिक्स, देन आई मूव टू द थर्ड पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू सिलेक्ट द सिक्योरिटीज। सो अभी मेरे को इंडिविजुअल रिस्क और रिटर्न आ जाता है, तो सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए वी अंडरस्टूड अ कांसेप्ट कॉल्ड द थियरी ऑफ डोमिनेंस। सो थियरी ऑफ डोमिनेंस मेरे को क्या पता था, थियरी ऑफ डोमिनेंस मेरे को पता था कौन सी बेस्ट सिक्योरिटीज लेनी चाहिए। जहां पे रूल 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर सब सिक्योरिटीज का रिटर्न सेम है, इफ द रिटर्न इज सेम, तो सिलेक्ट द वन विद लोएस्ट रिस्क, राइट। और रूल 2 ने अपने को बताया था कि अगर सबका रिस्क सेम है, तो सिलेक्ट द वन विद हाईएस्ट रिटर्न्स। ऐसे करके हम लोग सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं और बाकी की सिक्योरिटीज को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट रिस्क और रिटर्न है, तो डिफरेंट रिस्क ऑफ रिटर्न है, तो वहां पे हम लोग निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज नॉट कोवेरिएंस, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हिच इज अ रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। ये अपने को पता है कि जितना लोअर होगा उतना बेटर होगा। आप वो वाली सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज्ड हो रिटर्न और रिस्क में। तो ये अपने को थियरी ऑफ डोमिनेंस बताएगा, इससे हम लोग सिक्योरिटी पिकअप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग ने निकाला है। वंस योर थियरी ऑफ डोमिनेंस वाला पार्ट हो जाता है, देन वी कम अक्रॉस द थर्ड सेक्शन, जहां पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज तो मैंने सिलेक्ट कर ली है, बट अभी वो सिक्योरिटीज का मुझे एक और चीज जानना जरूरी है कि ये सिक्योरिटीज को
मैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर मुझे बोलेगा ये दिस आर गुड सिक्योरिटीज, बट ये सिक्योरिटी से रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसके लिए व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट यहाँ पे हम लोग ने थर्ड कैटेगरी में जो हम लोग ने पढ़ा इज द सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। टोटल रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सिस्टमैटिक रिस्क, systematic risk that is because of market plus unsystematic risk that is because of the company's internal factors। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क, उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय अ टूल कॉल्ड बीटा। तो सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग ने बीटा से मेजर किया। अब ये बीटा के जरिए सीएपीएम में विलियम शार्पे ने अपने को बताया कि रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट करने का, दैट इज आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा। तो यहाँ पे अपने को पता चला यहाँ पे से मैं सिक्योरिटी में से कितना मिनिमम रिटर्न मिलना चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। तो वो मुझे रिटर्न आएगा कि मेरे हिसाब से रिटर्न कितना होना चाहिए। अब वो रिटर्न को मैं एक्चुअल रिटर्न के साथ कंपेयर करूंगा। अगर मेरा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है तो मैं ऐसी सब सिक्योरिटीज को क्या बोलता हूँ, दिस आर अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज, और ऐसी सब सिक्योरिटीज को हम लोग बाय करते हैं। अगर मेरा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम आया है तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम लोग ओवर वैल्यूड बोलते हैं और सेल करते हैं। और अगर आपका एक्चुअल रिटर्न जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया है तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम लोग करेक्टली प्राइस, वी सेल देम दैट करेक्टली, दिस आर करेक्टली प्राइस सिक्योरिटीज। और करेक्टली प्राइस सिक्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज को वी होल्ड इन। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, बट द एंटायर फोकस हियर इज बीटा, द सेंसिटिविटी। बीटा बताता है द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक, इम्पैक्ट ऑफ मार्केट ऑन द स्टॉक, मार्केट का इम्पैक्ट, इंडिपेंडेंट फैक्टर का इम्पैक्ट डिपेंडेंट फैक्टर पे कितना। तो बीटा कैसे निकाला जाता है, बीटा निकाला जाता है फ्रॉम अ फॉर्मूला दैट इज कोवेरिएंस IM अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट। उधर से आप बीटा निकाल सकते हो। अभी आपको पता है कोवेरिएंस को आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरे फॉर्मूला से, तो कोवेरिएंस के बदले में निकाल सकते हो कोरिलेशन IM इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन I इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन M अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो इधर से बीटा का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा कोवेरिएंस IM, ये एक पावर कट और यहाँ पे कट कोरिलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ I अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ M। ये सब इस तरीके से भी मैं बीटा निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बीटा निकालने के बाद व्हाट आई कम टू नो इज दैट, यहाँ पे बीटा निकालने के बाद मुझे पता है बीटा का सेंसिटिविटी, तो कुछ स्टॉक्स का बीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है जो अग्रेसिव स्टॉक होते हैं, कुछ स्टॉक का बीटा लेस देन 1 भी होता है जो डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। अग्रेसिव स्टॉक में आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ले सकते हो, डिफेंसिव स्टॉक में FMCG के स्टॉक ले सकते हो। कुछ स्टॉक्स रहते हैं जिनका बीटा क्लोज टू 1 रहता है, विच आर जिनका मार्केट कैप में, जिनका इंडेक्स में बहुत ज्यादा वेटेज है, जैसे रिलायंस है, SBI, इनका वेट बहुत ज्यादा है। तो या फिर बैंकिंग सेक्टर है जो जिनका अपनी इकोनॉमी में वेट ज्यादा है, उनका बीटा 1 के आसपास हो सकता है। कुछ स्टॉक का बीटा 0 या 0 के करीब हो सकता है, जैसे रिस्क फ्री एसेट, और उनका कोई रिस्क ही नहीं होता है। और वैसे और एक भी हो सकता है, बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मार्केट के ऑपोजिट जाते हैं। ये ऐसे भी स्टॉक होते हैं, मार्केट का इंपैक्ट से इनवर्स इंपैक्ट होता है स्टॉक पे। तो ऐसे भी आपके पास एसेट्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और गोल्ड माइनिंग कंपनीज, तो ये सब आपके पास बीटा में अलग अलग वैरायटी हो सकता है। यही चीज को जो मैंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया है कि रिटर्न्स कितना लेने का, उसके बेसिस पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का या नहीं करने का, इसके बेसिस पे हम लोग ने ग्राफ बनाया था। तो CAPM से अपने को ग्राफ मिला था, दैट इज द SML ग्राफ। तो SML ग्राफ में हम लोग ने देखा था यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी का रिटर्न था, यहाँ पे मेरे पास रिस्क, बट कौन सा रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क लिया था। उसके बेसिस पे मेरे को पता है मिनिमम RF तो मिलता ही है 0 के रिस्क पे, और RM के बेसिस पे अपने को पता है मार्केट जितना रिस्क होता है। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ते जाएगा, बीटा बढ़ते जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ते जाएगा। ये SML ग्राफ है। अगर आपका पॉइंट SML ग्राफ के ऊपर आ रहा है तो ये हम लोग बोलते हैं अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज है। SML ग्राफ के नीचे आता है तो हम लोग बोलते हैं ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज है। ग्राफ पे आता है तो हम लोग बोलते हैं करेक्टली प्राइस सिक्योरिटीज है। ऐसी सिक्योरिटीज को होल्ड करना चाहिए। तो अपने को यहाँ से पॉइंट से अपने को पता चल जाएगा कि जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा आपका रिस्क बढ़ेगा। ये ग्राफ को हम लोग SML बोलते थे, राइट। दिस इज व्हाट द SML पॉइंट वाज। सो आफ्टर लर्निंग CAPM मैंने क्या किया, पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स के बाद मैंने देखा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आना चाहिए। अब अगर मुझे रिटर्न्स पता चल गया है तो आई ऑल्सो नीड टू नो कि क्या प्राइस पे इन्वेस्ट करूं। तो प्राइस पे इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज द फोर्थ सेगमेंट, तो प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए केम टू नो समथिंग दैट इज गॉर्डन्स ग्रोथ। तो गॉर्डन्स ग्रोथ ने अपने को बताया प्राइस क्या होना चाहिए सिक्योरिटी का, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला एज पर गॉर्डन था D1, दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, राइट। तो ये फॉर्मूला को अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, ग्रोथ को उधर लेके जाओ, देयरफॉर P0 क्या हो जाएगा, ग्रोथ उधर जाएगा KE माइनस G, और D1 P0 वापस जाएगा तो इट विल बी D1 अपॉन KE माइनस G हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मूला को ट्विस्ट करूं उसमें से मैं देखता हूं D1 कैसे आता है। D1 इज नथिंग बट D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ परसेंटेज। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड प्लस ग्रोथ परसेंटेज से मेरे पास D1 आ जाएगा। वहां पे मैं बेसिकली ग्रोथ कैसे निकालूंगा, B इंटू ROE। B इज नथिंग बट B इज व्हाट, रिटेंशन रेशियो, विच इज नथिंग बट 1 माइनस पे आउट रेशियो। पे आउट मतलब कितना पे आउट किया, कहां से डिविडेंड पे आउट किया, कहां से किया, अर्निंग्स में से। इसके लिए मैं बोलता हूं 1 माइनस DPS अपॉन EPS, राइट। ROE इज नथिंग बट पैट अपॉन टोटल इक्विटी।
सो ROE इज नथिंग बट पैट अपॉन टोटल इक्विटी, इसको पर शेयर में करो, नंबर ऑफ शेयर्स है, सो दिस बिकम्स पैट बिकम्स EPS, टोटल इक्विटी पर शेयर करो तो MPS आ जाता है। जैसे आपका ग्रोथ का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, तो उससे आप प्राइस निकाल सकते हो। यहाँ पे पता है कि आप ये प्राइस को कंपेयर करोगे मार्केट के प्राइस के साथ, सो अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस से आपका P0 ज्यादा, आपका अगर P0 से एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा है, और आई कैन राइट इफ माई P0 इज ग्रेटर देन एक्चुअल मार्केट प्राइस, तो मेरा वैल्यूएशन ज्यादा है, मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, सो वी से दैट दीज आर अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज, वी बाय दो सिक्योरिटीज, राइट। अगर मेरा P0 मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन से मार्केट में प्राइस ज्यादा, मेरा एक्सपेक्टेशन है 90 रुपीज और मार्केट में 110 में बिक रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड है, ऐसी सिक्योरिटीज को वी डू व्हाट, ऐसी सिक्योरिटीज को वी सेल। और अगर आपका P0 इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस है तो वी बाय दिस आर सिक्योरिटीज विच आर करेक्टली प्राइस, और ऐसी सिक्योरिटीज को हम लोग होल्ड करते हैं। सो बेसिकली आपका प्राइस दैट इज P0 इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसको आप करंट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते हो। अगर आपका वैल्यूएशन ज्यादा आ रहा है, मार्केट में सस्ता मिलता है तो बाय करो, अगर मार्केट में महंगा मिल रहा है तो बेच दो, और सेम प्राइस पे तो यू कैन होल्ड दैट सिक्योरिटी। तो बेसिकली मैंने स्टैटिस्टिक्स के जरिए रिटर्न्स कितना आना चाहिए, रिटर्न्स के बेसिस पे प्राइस क्या होना चाहिए, और प्राइस के बेसिस पे डिसीजन क्या होना चाहिए, ऐसे करके मैंने वैल्यूएशन किया है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को गॉर्डन्स ग्रोथ से वैल्यूएशन मिलेगा, लेकिन इसके बाद आई अंडरस्टूड दैट मुझे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो सबसे मेन चीज था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए दूसरे तरीके भी थे, जिसमें से हम लोग ने एक देखा था यहाँ पे, आई विल राइट डाउन आर्बिट्रेज मॉडल। तो हम लोग ने आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल भी किया था, हम लोग ने कैपिटल मार्केट लाइन भी किया था which was similar to CML model, which was similar to SML model। हम लोग ने आर्बिट्रेज प्राइसिंग किया है, हम लोग ने कैपिटल मार्केट लाइन किया है, हम लोग ने और एक मॉडल किया है दैट इज सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन। सो फर्स्ट आई विल डू इज दैट आई विल प्लॉट डाउन सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन। सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाज बेस्ड ऑन रिग्रेशन इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस bx। सो इससे फॉर्मूला क्या बनता था, स्टॉक पे कितना रिटर्न होना चाहिए, स्टॉक पे रिटर्न होना चाहिए बेस्ड ऑन RF प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न प्लस E ऑफ I का रिटर्न्स मैं निकाल रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड एरर E ऑफ I को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, लेकिन ये ओवर द पीरियड स्टैंडर्ड एरर 0 होता है, तो अपन इसको कंसीडर नहीं करते, तो अपना फॉर्मूला इतना ही रह जाता है। दैट स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट समथिंग नॉट कैप्चर्ड बाय द मॉडल, दैट इज कॉल्ड द अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक लाइन आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन को मैं प्लेस अप करके मैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन या स्लोप में निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को टोटल रिस्क को भी अगर डिकम्पोज करना है तो मेरे को पता है आई हैव रिमूव टोटल रिस्क is nothing but systematic risk plus unsystematic risk। उसमें से total risk of a stock is nothing but variance of the stock plus systematic risk। कैसे निकालता हूँ मैं systematic risk, निकालता हूँ मैं किसकी वजह से होता है, मार्केट की वजह से होता है। तो बीटा इंटू वरायंस ऑफ मार्केट, तो मैं मार्केट का वरायंस m ले लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वरायंस में ले रहा हूँ तो बीटा का भी स्क्वायर कर लेता हूँ, और अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला नहीं होता है, वो बचा हुआ रहता है। तो ऐसे करके आप टोटल रिस्क को डिकम्पोज करके आप निकाल सकते हो, उसका वैल्यूएशन कर सकते हो। ये सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला। रिमेंबर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न एक और तरीके से निकाला था CAPM, तो उसके बाद हम लोग एक और तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालता हूँ यूजिंग द APT मॉडल। APT मॉडल ऑल्सो नोन एज मल्टी फैक्टर मॉडल। तो मल्टी फैक्टर मॉडल में हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इक्वल्स टू RF प्लस मल्टीपल फैक्टर्स है वहां पे, तो RF प्लस मैं करूंगा बीटा 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2, और ऐसे जितने भी फैक्टर्स है n फैक्टर्स तक बीटा n इंटू रिस्क प्रीमियम n। यहाँ पे बीटा मतलब हर एक फैक्टर्स, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स स्टॉक को इंपैक्ट करते हैं। CAPM में अपने को बताया गया है कि सिर्फ मार्केट इंपैक्ट करता है, यहाँ पे मार्केट के अलावा बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके, फैक्टर्स लाइक रिसेशन, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, पॉलिटिकल रिस्क, वो सब फैक्टर्स को लेके आपका आ सकता है मल्टीपल फैक्टर मॉडल बन सकता है विच कैन बी मोर प्रिसाइज। उसके जरिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। तो बीटा मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होगा, सो आई विल राइट डाउन हियर बीटा इज नथिंग बट फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। और रिस्क प्रीमियम यहाँ पे इज नथिंग बट एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो वो अपने को रिस्क प्रीमियम मिलेगा। एक्चुअल रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कितना ज्यादा एक्चुअल में आया, वो आपका रिस्क प्रीमियम बनेगा। सो यू कैन फाइंड आउट वहां से APT मॉडल के जरिए अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। उसके बाद वी आल्सो अंडरस्टूड दैट CML मॉडल, तो CML मॉडल से भी हम लोग ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था। रिमेंबर CML मॉडल में से मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न CML दैट इज कैपिटल मार्केट लाइन, सो CML वाज सिमिलर टू लाइक मेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन, लेकिन CML मॉडल के अंदर हम लोग ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था एज आई सेड ऑलमोस्ट सिमिलर। RF प्लस RM माइनस RF तो होता ही था वहां पे, RM माइनस RF तो होता ही था, लेकिन वहां पे इंस्टेड ऑफ बीटा रेशो होता था क्या चीज का, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक दैट इज I अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट।
तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन RM माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट को थोड़ा यहाँ पे लेके आओ तो दिस इज कॉल्ड शार्पे रेशियो ऑफ मार्केट, या इसको स्लोप ऑफ CML बोलते हैं या रिस्क रेट एंड ट्रेड ऑफ बोलते हैं। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस CML में और CML का अगर आप ग्राफ देखो तो ये SML का ग्राफ था, आई प्लॉट डाउन CML का ग्राफ। सो CML का ग्राफ वाज आल्सो सिमिलर, ये भी मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है बट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रिस्क, राइट। और ये भी मुझे RF के पॉइंट पे से एक पॉइंट ड्रॉ करता है जो मेरा पोर्टफोलियो बनाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो बन सकता है विच इज बेस्ड ऑन मार्केट रिटर्न और मार्केट रिस्क। एफिशिएंट मार्केट आप ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, तो उसमें जो बेस्ट सिक्योरिटीज होते हैं उनका ग्राफ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटायर। सो इसको भी से दैट एफिशिएंट फ्रंटायर, तो एफिशिएंट फ्रंटायर का ग्राफ और जहां पे आपका ये पॉइंट मैचअप होता है, जहां पे टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ M को वी से दैट इज अ मार्केट पोर्टफोलियो। ये अपने को CML में पता चला। सो ये अपने ने इतने फॉर्मूलाज किए, उसके बाद वी आल्सो डिड वन मोर फॉर्मूला दैट इज अल्फा। हम लोग ने अल्फा निकाला, अल्फा इज नथिंग बट आपने एक्चुअल रिटर्न कितना एक्सपेक्ट किया था और मार्केट में रिटर्न कितना था, तो एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड एज पर CAPM, तो एक्चुअल माइनस RF प्लस बीटा, आई विल राइट डाउन दिस इन ब्रैकेट, RM माइनस RF, इधर से मेरे को जो एक्स्ट्रा रिटर्न आया उधर से अल्फा मिलेगा। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव अल्फा मतलब पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने जितना रिटर्न निकालना चाहिए तो उससे ज्यादा रिटर्न निकाला है। RF आपका अल्फा नेगेटिव आया मतलब उसने रिटर्न कमाया बट एक्सपेक्टेड से कम कमाया। सो ओवर पीरियड परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। दिस इज द वे वी कैन रिमूव ऑल द पोर्टफोलियो फॉर्मूलाज। इसके अलावा वी आल्सो कैन रिमूव द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस यूजिंग शार्पे रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो। So what I'll do is that I'll quickly help you all with Sharpe ratio. So Sharpe ratio performance analysis के लिए if I were to remove Sharpe ratio is RI minus RF upon standard deviation और trainer ratio is nothing but RI minus RF, risk premium तो है ही RI minus RF, लेकिन instead of standard deviation it is beta, तो वो बीटा नहीं लेता है instead of total risk. So Sharpe ratio भी मेरे को risk premium कितना excess risk है, कितना excess return है upon total risk लेता है, और ट्रेनर रेशियो कितना एक्सेस रिटर्न अपॉन सिस्टमैटिक रिस्क बीटा लेता है। और दिस इज नथिंग बट जेनसेंस अल्फा, जो आपको पता था एक्चुअल रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न आपका कितना एक्स्ट्रा आया ओवर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। दिस इज द वे ऑल द परहैप्स ऑल द रेलेवेंट फॉर्मूलाज ऑफ पोर्टफोलियो आर कवर्ड। यू कैन यूज दिस फॉर योर लास्ट मोमेंट रिवीजन, आपको हेल्पफुल होगा और यहाँ से आप रिकलेक्ट कर सकते हो। आई हैव ट्राइड कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मूलाज, हाउएवर इफ देयर आर एनी अदर फॉर्मूलाज आल्सो यू कैन लेट मी नो। थैंक यू।